ऋचा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र की, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रोमोसोम वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है क्रोम, जिसका मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है, और दूसरा वर्ड है इसमें सोमा मतलब बॉडी। तो कलर्ड बॉडी को कहा गया है क्रोमोसोम्स। देखिए क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो कई सारी अवस्थाएं उसमें होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज भी होती है, टेलोफेज भी होती है। तो अलग अलग तरीके की प्रावस्थाएं उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं फिलहाल, जिससे हम ये बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से अपनी एक्सिस्टेंस वहां पर शो करते हैं। मीन्स देखिए, जब सेल इंटरफेज होती है, ठीक है, इंटरफेज वो अवस्था होती है, अगर इसे हिंदी में कहूं विभाजन अंतराल अवस्था जिसको कहा जाता है। जब ये इंटरफेज होती है तो इस इंटरफेज में लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। क्यों? अब देखिए, ये वो अवस्था है जब विभाजन शुरू होने वाला है, मीन्स डिवीजन स्टार्ट होने वाला है। एक तरीके की इंटरफेज है, एक तरीके की क्या नाम ही इसका इंटरफेज है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यानी कि ये जो ये फेज होती है, इस फेज में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिड्स का एक जाल दिखाई देता है। किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। यानी कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन यानी धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो क्रोमेटिन का एक धागों जैसा कुछ यहाँ जाल दिखाई देता है, और इस जाल को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम मीन्स जाल से या जालिका से मीनिंग होता है। अब देखिए, इसमें क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है, तो क्रोमेटिन के कुछ जो भाग होते हैं, ये जो धागे जैसे जाल जो होते हैं, इनके जो कुछ भाग होते हैं, जब इंटरफेज होती है तो उस समय न्यूक्लियस में कुछ क्या हो जाते हैं, डार्क स्टेन हो जाते हैं, यानी कि गहरे रंग के हो जाते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के लिए ये कैसा रंग ले लेते हैं, लाइट स्टेन ले लेते हैं, यानी कि हल्का रंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, और नहीं तो हम इसे ही क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। आ गई बात समझ? इतने तक तो समझ आ ही गया होगा, ठीक। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये वाला जो पार्ट अगर हम बात करें कि ये जो जब इंटरफेस होती है तो उस समय क्या होंगे, न्यूक्लियस में डार्क स्टेन होते हैं, और फिर जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय क्या हो जाते हैं, लाइट स्टेन हो जाते हैं, और वही क्या कहे जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहे जाते हैं। तो यानी कि दो तरीके के क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जिनमें एक नंबर हमने पढ़ लिया, वो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर? अब देखिए क्या है कि ये वाला जो भाग होता है, जो जनरली सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रोमियर में लिख देती हूं इसे, सेंट्रोमियर, और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और क्रोमोसोम्स। मैं तीनों नाम इसलिए लिख रही हूं ताकि ध्यान में रहे कहाँ मिलेंगे। ये इन तीनों के किनारों पर मिलता है। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और क्रोमोसोम, इनके किनारों पर मिलेगा। और इस भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पार्ट कहा जाता है, अगर जेनेटिकली बात करें, क्योंकि न्यूक्लियस की बात करें तो जेनेटिक कैरेक्टर की भी बात आती है। फिर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्रोमेटिन में कौन सा भाग इनएक्टिव माना जाता है या इनर्ट माना जाता है, तो वो हेट्रोक्रोमेटिन है जो जेनेटिकली इनर्ट माना जाता है, गतिहीन माना जाता है। क्योंकि अब रीजन भी पूछा जाएगा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो डीएनए है उससे डीएनए से आरएनए नहीं बनता। अब शॉर्ट में कहें तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इनर्ट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्रोमेटिन का जो बचा हुआ भाग है, जब इंटरफेज है उसमें कुछ कैसे होते हैं, लाइट स्टेन के होते हैं। ये जो लाइट स्टेन के होते हैं इनको कहा जाता है
यूक्रोमेटिन। इनको क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का दूसरा पार्ट हमें क्या मिल गया है? दूसरा नाम हमें मिल गया है यूक्रोमेटिन। इसको आनुवांशिकी दृष्टि से या जेनेटिकली कहें तो ये वाला भाग क्या होता है? एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है। अब देखिए, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन जो रेटिकुलम है, इस क्रोमेटिन रेटिकुलम में धागे की तरीके के छोटे छोटे टुकड़े जैसे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो क्रोमेटिन के ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्रोमोसोम। अब समझ में आ गया होगा आपको क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमेटिन के जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। और कब दिखाई देते हैं ये? जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है। इनकी लंबाई कितनी होती है? जनरली जो इनकी औसत लंबाई होती है 0.5 से लेके 30 म्यू तक होती है, और जो इनका रेडियस होता है वो होता है लगभग 0.2 से लेकर 3 म्यू तक। अब कुछ है जैसे ऊसाइट के बारे में है, यहाँ पर एक एग्जांपल जरूर लेंगे इसका। टाइटूरिस विरिडिसेंस है, उसके ऊसाइट की हम बात करेंगे। उसमें गुणसूत्र की लंबाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि क्रोमोसोम की लंबाई उसमें बहुत ज्यादा होती है। वो 350 से लेके 800 म्यू तक होती है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1888 की बात है। आपने वाल्डेयर का नाम सुना होगा, वाल्डेयर। ठीक है। वाल्डेयर ने न्यूक्लियस में जो मिलने वाले डार्क स्टेन थे, उन डार्क स्टेन से लेने वाले जो सूत्री रचनाएं कहें, उनको उन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम। तो इसलिए वाल्डेयर का नाम आप ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? 1888 में किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। अब देखिए, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, हम इंटरफेज से आगे बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं मेटाफेज की। जब मेटाफेज आती है, मेटाफेज में क्या होता है कि इस स्थिति में जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगते हैं, साफ दिखाई देने लगते हैं, कहूं स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं, यानी कि 2 अर्ध गुणसूत्र बनते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्रोमेटिड। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। तो जो ये क्रोमेटिड होते हैं, एक जगह पर ये क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? एक पॉइंट पर जुड़े हुए रहते हैं, और उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। यानी कि वो भाग जहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं, वो भाग होता है सेंट्रोमियर। समझ में आ गई बात? यानी कि दोनों क्रोमेटिड्स के पॉइंट्स जहां पर अटैच्ड रहते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूं, ये है क्या? क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड। ये क्या है? सेंट्रोमियर। यानी कि जहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं वो कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो गुणसूत्र जनरल इसकी वजह से क्या हो जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये अब दिख रहा होगा, गुणसूत्र क्या हो जाता है या क्रोमोसोम क्या हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये वो जगह होती है सेल डिवीजन के टाइम पर, जब मेटाफेज के समय कुछ जो थ्रेड होते हैं वो ट्रैक्टाइल फाइबर कहे जाते हैं, और ट्रैक्टाइल फाइबर ये क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। मेटाफेज की जब एंडिंग होती है तो सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये मेटाफेज में जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड मतलब 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। लेकिन जब हम एनाफेज में आते हैं तो एक क्रोमोसोम में केवल एक ही क्रोमेटिड रह जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि एनाफेज में कितने क्रोमेटिड रह जाएंगे? एनाफेज में रह जाएंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है पश्चावस्था। उस पश्चावस्था में क्रोमोसोम में केवल सिंगल क्रोमेटिड रह जाता है, क्रोमेटिड रह जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं है, ये वाला पॉइंट है ही नहीं। अब क्या होगा? ऐसे गुणसूत्र को क्या कहेंगे? ऐसे गुणसूत्र को कहेंगे एसेंट्रिक। ठीक है, अकेंद्री जिसे कहा जाता है, हिंदी में भी लिख दे रही हूं। इसे क्या कहा जाता है? एसेंट्रिक, जिसे कहा जाता है हिंदी में
अकेंद्रीय, यानी कि इसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा। ये तो हमें पता ही चल गया कि जो क्रोमोसोम होता है लंबे धागे जैसा दिखाई देता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, दो क्रोमेटिड होते हैं उससे अटैच रहते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग फासलों पर यहाँ पर लगे हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, एक फासले पर लगे हुए होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, ठीक है। अब बेलिंग तो ऐसा कहते हैं कि ये क्या है, जीन्स है। बेलिंग्स ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया, हालांकि जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, हालांकि वो बेलिंग के इस विचार से सहमत नहीं है कि ये जो कुछ डॉट्स जिन्हें क्रोमोमियर्स कहा गया है कि ये जीन्स हैं या जीन्स के कुछ भाग हैं या उसके ग्रुप्स हैं। फिलहाल अभी उसे एक्सेप्ट सहमति नहीं मिल पाई है बेलिंग के जो थ्योरी बेलिंग ने दी है उसको। चलिए फिर आगे बढ़े। तो गुणसूत्र में क्या होता है, एक विशेष स्थान होता है, यानी कि क्रोमोसोम में एक विशेष स्थान होता है जहां पर होती है न्यूक्लियोलस, जिसे कहा जाता है केंद्रिका। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस जो होती है इसमें एक ऑर्गेनाइजर होता है, जैसे अभी हमने लिखा ही था न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ये क्या काम करता है, गुणसूत्र को मतलब संरचना को कंप्लीट करने का काम करता है। समझ में आया। अब इसी भाग में यहीं से ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है, यहीं से किसका निर्माण होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। अब पता चल गया होगा केंद्रिका कैसे बनती है। अब गुणसूत्र का जैसे मान लीजिए ये वाला ही भाग है, ये क्या है, फ्री एजेस है। एक एजेस ये फ्री है, एक एज ये फ्री है। मैं इसको थोड़ा सा रफली यहां और बना देती हूं। मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, इसके क्या है, ये एक एज ये फ्री है, एक एज ये फ्री है। तो इन फ्री एजेस को कहा जाता है टीलोमियर। इनको क्या कहा जाता है, टीलोमियर, यानी कि जो दो फ्री भुजाएं होती हैं उनको कहा जाता है, आर्म्स कहिए या कुछ भी कहिए। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि माना ही गुणसूत्र है यानी कि क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कई बार ऐसा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलता है, यानी कि द्वितीयक संकीर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, एक ये मिल गया, ये तो हमारा यहाँ पर था ही। तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जनरली एक आर्म होती है उसी की तरफ होता है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो तो क्या करता है, इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, ये क्या करता है, किसी एक ही आर्म पर बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक आर्म में छोटा सा एक भाग बन जाता है, जैसे ये बन गया। देखिए ये दोनों माना बराबर है, एक कंट्रिक्शन यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या हो गया, छोटा वाला भाग हो गया। तो इस छोटे वाले भाग को कहा जाता है सैटेलाइट। क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। और इस तरीके का क्रोमोसोम कहा जाता है सेट क्रोमोसोम। अब समझ में आया होगा सेट क्रोमोसोम क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखिए जो सेंट्रोमियर है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके बेस पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। वैसा तो है नहीं, हम तो सामान्य बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है, वो सेंट्रोमियर क्या करता है कि जो भी गुणसूत्र है उसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रोमियर की जो क्रोमोसोम में पोजीशन होती है उसके बेस पर जो क्रोमोसोम है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ये मैं एक यहां पर बना रही हूं, ये ठीक है। पहला प्रकार क्या है आपका, ये वाला भाग है जहां पर ये जॉइंट है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल ये यहां पर है। इस तरीके की संरचना को, यानी कि स्थिति के आधार पर इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, टीलोसेंट्रिक। इसको क्या कहा जाता है, टीलोसेंट्रिक। हिंदी में कहूं तो अंतकेंद्री। आगे बात समझ, ये क्या है, बिल्कुल साइड में है, बिल्कुल ऊपर की ओर है, दूसरी भुजा आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो ये बिंदु है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर क्या है, बिल्कुल एक किनारे पर होगा। तो इस तरीके के इस प्रकार का गुणसूत्र क्या कहा जाएगा, क्रोमोसोम क्या कहा जाएगा, टीलोसेंट्रिक। दूसरा जो होता है ये है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देती हूँ, और इसी तरीके का गुणसूत्र यहाँ पर मैं
दोबारा बना लेती हूँ। ठीक है, ये है दूसरे तरीके का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रोमियर है वो दो भुजाओं में बांटता तो है, लेकिन एक भुजा क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, यानी कि किनारे के बहुत ज्यादा नजदीक जो ये सेंट्रोमियर है वो किनारे के बहुत ज्यादा नजदीक है। यहाँ बिल्कुल किनारे पर है और यहाँ किनारे के नजदीक है, और एक भुजा बहुत ज्यादा छोटी है और एक भुजा बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इस तरीके को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। क्या कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक, यानी कि अग्र बिंदु हिंदी में बात करूं तो। दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरे प्रकार में क्या होता है कि ये है, ठीक है, एक ये, ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रकार में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर बीच में मतलब बीच में नहीं होता है, बीच से थोड़ा सा किनारे की तरफ होता है, और जो ये क्रोमोसोम है वो क्या करता है, एल या जे की शेप बनाता है। अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमने कहा कि वो इक्वली क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ऐसा भी सेंट्रोमियर होता है जब दोनों एजेस को क्या करेगा, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके के प्रकार को बोला जाता है मेटासेंट्रिक। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोसोम। ऑटोसोम इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अलिंग सूत्र। ये अलिंग सूत्र जो होते हैं, जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके नंबर्स उनसे ज्यादा होते हैं, यानी कि इनकी संख्या ज्यादा होती है और सेक्स डिटर्मिनेशन ये नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरे आपके प्रकार के जो होते हैं, जैसे हम यूकैरियोट्स के बेस पे पढ़ रहे हैं कि जैसे हम दूसरे अन्य उसके आधार पर पढ़ें, दूसरे होते हैं यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र जिनको कहा जाता है, ये क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, जैसे एक्स या वाई। ठीक है, ये कहे जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इसमें एक्स एक्स मान लें या वाई वाई जो भी होते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होते हैं, जेड जेड भी होते हैं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं वो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं वो संख्या में कम होते हैं और उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल प्रोटोजोन का है, यानी कि प्रोटोजोन्स का है, जिसमें जब डिप्लॉयड संतति का निर्माण होता है तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1600 होती है। इसी तरीके से टेरिडोफाइटा है, एक एग्जांपल ले लें अगर हम उसका, ऑफियो ग्लॉसम होता है उसमें, जिसमें जब गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है तो 1262 होती है। इसी तरीके की एक और स्पीशीज का अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे निमेटोड ले लें या राउंड वर्म ले लें, उसमें हैप्लॉइड जो संतति होती है, उस हैप्लॉइड संतति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो फिलहाल हम आज के वीडियो में इतनी ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके बेस पर कितने प्रकार के होते हैं, और जनरली अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसके आधार पर जो यूकैरियोट सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।